नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, जो सहकारी बैंक परीक्षा भर्ती है, इसका जो है मैं कंटिन्यू वीडियो ला रहा हूं और ये वीडियो नंबर कितना है? 9वां नंबर का है, जिसके अंतर्गत देखेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास को देखेंगे। मैंने आपको बताया था ना, छत्तीसगढ़ का जो जीके है उसमें से आपको लगभग 20 में से 10 अंक लाना अनिवार्य है। तो चलते यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाना, फ्री में डाउनलोड कर लेना। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको पहले देखे थे कि भूलन कांदा किस साहित्यकार की रचना है। तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा संजीव बख्शी। संजीव बख्शी की रचना भूलन कांदा। आज का पहला टॉपिक देखेंगे यहाँ पर। बिलासपुर जिले के कोनी शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वाधिकारी पुरुषोत्तम को कौन सा ग्राम दान में दिया गया था? तो कौन सा ग्राम दान में दिया गया था? ये रहेगा सलोनी ग्राम। दोस्तों देखो, जहाँ पर ज़रूरत होगी ना तो मैं आपको एक्स्ट्रा डिटेल के साथ ज़रूर बताऊंगा। और ये टॉपिक को आप ये मत समझ के पढ़ना कि ये सिर्फ सहकारिता के लिए है। ये टॉपिक जो है आपको सीजीपीएससी के अंतर्गत ही आपको ये सब चीज़ पढ़ने को है। इसलिए अगर आप अभी से अगर पढ़ लोगे तो फिर आपका जो सीजीपीएससी के टाइम इसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, यानी कि आपका याद हो जाए रहेगा पहले से। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 13वीं शताब्दी में स्त्रियों को वैष्णव मत की दीक्षा किसने दी थी? क्या बोला गया है कि छत्तीसगढ़ में जो 13वीं शताब्दी की बात किया है, तो इसका आंसर जो रहेगा रामानंद रहेगा, क्योंकि रामानंद जी ने दक्षिण भारत से होकर उन्होंने उत्तर भारत की तरफ प्रवेश किया और कौन से मत में? वैष्णव मत, यानी कि विष्णु भगवान को मानने वाले मत में इन्होंने चला है। यहाँ पर देखते तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न बोला गया है कि बस्तर के काकतीय राजवंश के निम्नलिखित शासकों को शासन काल के सही क्रम में रखिए। देखो, बस्तर में क्या हुआ था? काकतीय वंश के शासन चला है। उसमें बहुत से जो शासन काल के अंतर्गत शासन किए शासक। तो फिर जैसे कि यहाँ पर पहला पुरुषोत्तम देव है, भैरम देव है, प्रताप राजदेव है, नरसिंह देव है। तो इसका जो व्यवस्थित क्रम को आपको देखना है। दोस्तों, एक चीज याद रखना, जो बस्तर में जो काकतीय राजवंश है, इसी के दरमियान सबसे ज्यादा जो बस्तर में है विद्रोह को आपको देखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे शासक हुए हैं जिनके शासनकाल में नेतृत्व मतलब विद्रोह हुए थे। तो यहाँ पर अपने को जो इसी के क्रम में रखना है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? भैरम देव रहेगा। ठीक है, भैरम देव सबसे पहला रहेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे रहेगा पुरुषोत्तम देव, जिन्होंने जो है गोंचा पर्व की मतलब ये परंपरा चालू किए हैं, रथ यात्रा वाले। उसके बाद तीसरा ऑप्शन में आ जाएगा ये नरसिंह रहेगा। ठीक है, नरसिंह रहेगा तीसरे में, और चौथा पे रहेगा प्रताप राज देव रहेगा। इस आधार पे इसका जो आंसर आ जाएगा 2 1 4 3 सही रहेगा। चौथा प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। कुरुषपाल अभिलेख के अनुसार बस्तर के किस शासक ने मधुरांतक देव का वध किया था? सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सोमेश्वर देव प्रथम रहेगा। सोमेश्वर देव प्रथम रहेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी को। बस्तर का जो है छिंदक नागवंशी शासक है। ठीक है, बस्तर का छिंदक नागवंशी शासक है ये। और इनके जो शासनकाल है, यानी कि छिंदक नागवंश का जो शासनकाल है वहाँ 1023 से 1324 ईस्वी तक चला है। और इनकी जो राजधानी कहाँ है? बारसूर। और उपाधि ये लोग जितने भी छिंदक नागवंशी शासक हुए हैं, ये सब के सब अपने आप को भोगवतीपुरेश्वर के उपाधि से प्रदान किया मतलब करते थे, या उसके ही कोई फैमिली से करते थे। तो आपको याद रखना है, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि छिंदक नागवंशी शासक कौन सी उपाधि धारण करते थे? तो भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के फणी नागवंशी राजाओं का मड़वा महल मंदिर शिलालेख किस सन का है? यानी कि जिसे कि क्या बोला गया है, मड़वा महल मंदिर किस सन का है? तो ये रहेगा 1339, सॉरी 1349 है ना, 1349 ईस्वी का है यहाँ मड़वा महल मंदिर। देखे थे इसके बारे में यहाँ पर। रामचंद्र देव ने 1349 में चौरा ग्राम में मड़वा महल, यानी कि इसे कहा जाता है दुल्हा देव है, एवं छपरी ग्राम में छेरकी महल का निर्माण कराया। देखो, छेरकी महल में ना कहा जाता है कि यहाँ पर जो बकरी का गंध आता है। रामचंद्र देव का विवाह कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी के साथ हुआ था। ये जितने भी अतिरिक्त बातें बता रहा हूँ ना, तो यहाँ से बहुत से प्रश्न बनते हैं, यानी कि आपको एक प्रश्न के अंतर्गत 3 से 4 नंबर का अतिरिक्त जानकारी और दे रहा हूँ मैं। छठवां प्रश्न है, सरबपुरी वंश के शासक जयराज की मुद्राओं में निम्न में से कौन सा चिन्ह अंकित है? आपको बताना है कि जो सरबपुरी वंश के जो शासक हुए जयराज की मुद्राओं में
कौन से चिन्ह का अंकन हुए, यानी कि उनके जो राज मुद्रा है उनमें कौन से चित्र अंकित हुए थे? इसका जो जवाब आ जाएगा गजलक्ष्मी का अंकित हुए थे। यहाँ पर देखते हैं, जयराज प्रसन्न मात्र का पुत्र था। मल्हार ताम्रपत्र के अनुसार उन्होंने दुर्ग शहर की स्थापना की। देखो, दुर्ग शहर की जो स्थापना है ना, वहाँ जयराज ने किया था, जो कि प्रसन्न मात्र का पुत्र है। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलता है? मल्हार के ताम्रपत्र के अनुसार यहाँ जानकारी मिलता है। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको देखना है कि सही कथन कौन सा है। जैसे कि पहला हम लोग पढ़ते हैं कि सातवाहन वंश की शक्ति छीन होने के बाद वाकटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। उसके बाद दूसरा क्या है? वाकटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन, जो कि प्रथम हुआ था। तीसरा है विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। तो इसका जो जवाब आ जाएगा, पहला और दूसरा सही रहेगा, लेकिन विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था, ये बात जो है गलत है। यहाँ पर देख लेते हैं कि वाकटक वंश की राजधानी कहाँ है? नंदीवर्धन, जो कि नागपुर में है। किसके समकालीन थे? तो गुप्त वंश और नल वंश के समकालीन थे। अगला है, मारजमुर शिलालेख किस शासक का है? आपको पता नहीं यहाँ पर क्या लिखा है कि मारजमुर जो शिलालेख है वहाँ किस शासक का है। सही जवाब आ जाएगा ययाति शिवगुप्त के हैं। यहाँ पर देखे थे कि कलिंग का सोमवंशी शासक है यहाँ, और प्रमुख शासक महाशिवगुप्त ययाति इस शिलालेख को बनवाया था, मतलब इन्होंने ही इस शिलालेख को बनवाया था। 9वां नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बानाबरद में निम्न गुप्त शासक वंश का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। बानाबरद कहाँ है? दुर्ग जिले में है। तो यहाँ पर क्या बोलोगे है? गुप्त वंश का सिक्का जो शासक हुए हैं उनके सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। तो जैसे कि कच्छ है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, समुद्रगुप्त है, तो ये रहेगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के सिक्के यहाँ पर प्राप्त नहीं हुए हैं। बाकी जैसे कि कच्छ है और चंद्रगुप्त है और समुद्रगुप्त है, इनके सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर देखते हैं कि बानाबरद दुर्ग जिले से संबंधित है, और गुप्त वंश का शासनकाल जो कि 319 से लेकर 550 ईस्वी ईस्वी तक चला है। 10वां नंबर का प्रश्न है, इस राज्य में कांच गुप्त के सिक्के इनमें से कहाँ प्राप्त हुए हैं? कांच गुप्त के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये रहेगा बानाबरद, जो कि दुर्ग जिले से संबंधित है। अगला है, छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों में से कौन लौह युगीन पाषाण युग का मेनहिर यानी कि पाषाण स्तंभ प्राप्त हुए हैं? मेनहिर यानी कि पाषाण स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लौह युगीन पाषाण युग के अंतर्गत ये रहेगा करकट्टा, सॉरी करका भाट रहेगा, है ना, करका भाट इसका आंसर सही रहेगा। यहाँ पर देखते हैं करही भद्र, चिरचारी, सोरर, जो कि और साथ ही करका भाट, जो कि बालोद जिलों में है। यहाँ पर लौह युगीन पाषाण स्तंभ प्राप्त हुए हैं। अगला है, प्राचीन छत्तीसगढ़ के सरबपुरी शासक सुदेवराज ने अपनी उत्तराधिकारी इंद्रबर राज को निम्न में से किस पद पर आसीन किया था? देखो, अपने उत्तराधिकारी इंद्रबल को निम्न में से किस पद, तो कौन से पद पर आसीन किया था? सर्वाधिकारीकृत रहेगा। सर्वाधिकारीकृत इसका आंसर सही रहेगा। यहाँ पर देखते हैं कि सरबपुरी वंश, जो कि 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य शासन चला है अपने छत्तीसगढ़ में, और इनका अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो फिर जैसे कि सारंगढ़ है, संबलपुर है, सरबपुर है, सिरपुर है, प्रसन्नपुर है, ये मल्हार सभी इसी के अंतर्गत आता है। अगला है, बस्तर में काकती वंश के निम्न शासकों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो बस्तर के कौन से वंश है? काकती वंश है। तो काकती वंश की जो सही क्रम है उसको निर्धारित करना है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था तीसरे नंबर में, उसमें भी हमने किया था। तो यहाँ पर क्या रहेगा? सबसे पहले क्या आ जाएगा? ये रहेगा अन्नम देव। अन्नम देव जो है सबसे पहले है, काकती वंश का जो संस्थापक है वह अन्नम देव है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाएगा, आपको देखना है कि पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है नरसिंह देव, और चौथे स्थान पर है दलपत देव। आंसर सही रहेगा। अगला है, पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के है वंशी राजा मयूर ध्वज की दंड कथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको बताना है। दोस्तों, एक चीज बताना चाहता हूँ, जो छत्तीसगढ़ का मैं आपको सीजीपीएससी के हिसाब से जो डिटेल पढ़ा रहा था ना, तो उसी के अंतर्गत आपको मतलब उसमें जानकारी देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, एक दंड कथा है, इसके अंतर्गत क्या क्या है, कुछ पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है? सत्य कथन नहीं है, उस चीज को देखना है, सत्य नहीं है उसे। जैसे कि पहला क्या है, मयूरध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर का समकालीन था। दूसरा क्या है, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर अर्जुन से विवाद हो गया था। तीसरा है, इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था। और चौथा है, मयूरध्वज ने
इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवाया था। तो इसमें से जो सही जो मतलब क्या बोला गया है, सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है मतलब सी आंसर सही रहेगा, जो कि सत्य नहीं है और बाकी सभी सत्य है। अगला है, छत्तीसगढ़ के महापाषाण युगीन तम के शिलालेख कहाँ मिलते हैं? तो कहाँ मिलते हैं? ये रहेगा मल्हार। मल्हार में मिलते हैं महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष। मल्हार कहाँ पर है? बिलासपुर जिले में स्थित है। अगला है, सरबपुरी राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया है? सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने या किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं यानी कि उस जो सिक्के है उसमें स्वर्ण जड़ित मुद्राएं चलाया था? इसका जो आंसर आ जाएगा प्रसन्न मात्र रहेगा। प्रसन्न मात्र इसका आंसर सही रहेगा। यहाँ पर देखते हैं, इन्होंने जो है नीडलर नदी यानी कि अभी की वर्तमान में लीलागर नदी के किनारे प्रसन्नपुर यानी कि मल्हार नगर बसाया। इन्होंने गरुड़ चक्र और शंख युक्त सोने के सिक्के चलवाए हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ के चितवा डोंगरी में शैलाश्रों की शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो छत्तीसगढ़ के जो चितवा डोंगरी है वहां पर शैल चित्र मिले हैं, तो सर्वप्रथम खोज किसने किया था आपको देखना है। तो ये रहेगा भगवंत मान सिंह बघेल और एक है रमेंद्रनाथ मिश्र। ये दोनों ने मिलकर जो है सर्वप्रथम खोज की थी और मोहेला मानपुर अम्बागढ़ चौकी से संबंधित है। अगला है, दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ ड्रैगन की आकृति मिला हुआ है, यानी कि जो चीनी कला का अभिव्यक्ति का प्रमाण मिलता है। अगला है, प्राचीन छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस राजवंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? दोस्तों ये प्रश्न ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर जरूर करना। देखो, ये ना हमेशा कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि। तो इसका जो आंसर आ जाएगा सोमवंशी रहेगा। सोमवंश के शासक ही त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। अब देखे थे यहाँ पर सोमवंशी शासक के बारे में, तो 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य इनका शासनकाल चला है। इसके संस्थापक है वहाँ सिगुप्त हुए हैं। शासन जो क्षेत्र है वहाँ कोसल, कलिंग और उत्कल है। उपाधि त्रिकलिंगाधिपति और कौशलेंद्र की उपाधि धारण करते थे। अगला है, भोरमदेव इनमें से किस नागवंश से संबंधित है? आपको देखना है कि भोरमदेव जो है इनमें से किस नागवंश से संबंधित है। ये रहेगा फणी नागवंश से संबंधित है और इनका जो समय है वहाँ 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य है। शासन क्षेत्र है कवर्धा है और यहाँ पर जो अहिराज है वहाँ इनके संस्थापक हुए थे। अगला है, छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्राचीन राजवंश छिंदक नागवंश के निम्न शासक संबंधित थे। आपको देखना है कि जो छिंदक नागवंशी शासक है उनमें से संबंधित कौन सी है, एक इसमें से नहीं है। जैसे कि सोमेश्वर देव है, कन्हर देव है, नरसिंह देव है, बोप देव है। इसका जो सही जवाब आ जाएगा सोमेश्वर देव है, कन्हर देव है, नरसिंह देव है। बोप देव इसके अंतर्गत नहीं आता, ये छिंदक नागवंशी शासकों में से नहीं है। जबकि बोप देव जो है कांकेर के सोमवंशी शासक थे। अगला है, बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था। अब आपको देखना है कि बिलासपुर जिले के एक शहर है वहां पर प्राप्त हुए किरारी से प्राप्त हुए काष्ठ स्तंभ, तो उसमें से ये पता चलता है कि प्राचीन काल में जो राजवंश है छत्तीसगढ़ में कौन से राजवंश शासन करते थे। तो ये रहेगा सातवाहन वंश, इसका आंसर रहेगा। यहाँ पर देखे थे कि डभरा तहसील में स्थित ग्राम किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची दी गई है। अगले है, महाकांतर के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महाकांतर के कौन से राजा ऐसे हुए जिसको समुद्रगुप्त ने हराया था? ये रहेगा व्याघ्रराज रहेगा। व्याघ्रराज इसका आंसर रहेगा। कई लोग जो है व्याघ्रराज और महेंद्र सेन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, तो यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि अपने दक्षिणापथ विजय के दौरान समुद्रगुप्त ने महाकांतर के शासक व्याघ्रराज एवं कौशल के शासक महेंद्र सेन को पराजित किया था। 23वां प्रश्न है, श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण कराया गया। तो श्री लक्ष्मण देव राय के द्वारा जो निर्माण कराया गया वो कौन सा है? ये रहेगा भोरम देव रहेगा। यहाँ पर देखते हैं कवर्धा क्षेत्र के 11वीं शताब्दी में फणी नागवंशी शासक गोपाल देव के शासनकाल में लक्ष्मण देव राय द्वारा भोरम देव मंदिर का निर्माण किया था। क्या है? भोरम देव जो मंदिर है वहाँ 11वीं शताब्दी में फणी नागवंशी शासक ने गोपाल देव के शासनकाल में कवर्धा क्षेत्र में लक्ष्मण देव राय ने इनका निर्माण कराया था। यहाँ पर जो 4-5 पॉइंट है ना उसे याद रखना। अगला है, पाली का प्रशस्त मंदिर किसने बनवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पाली का जो प्रशस्त मंदिर है इनका जो निर्माण है विक्रमादित्य ने बनवाया था
और विक्रमादित्य कौन थे? बाणवंशी शासक विक्रमादित्य जयमऊ ने कराया था। अगला है, चीनी यात्री हेनसांग ने सिरपुर की यात्रा की थी। तो ये प्रश्न भी कई बार रिपीटेड हो गए हैं। इसका आंसर रहेगा 7वीं शताब्दी। अगर सन में बात किया जाए तो फिर 639 ईस्वी में सिरपुर और मल्हार, ये दो स्थान को याद रखना है ना, छत्तीसगढ़ के दो स्थान हैं, सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी और इस समय पांडुवंश के शासनकाल था। अगला है सुमिलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर सुमिलित करना है, एक तरफ है राजवंश है, एक तरफ है राजा है। जैसे कि राशि तुल्य वंश है तो इसका जो जवाब किया जाएगा वहाँ भीमसेन प्रथम रहेगा। ठीक है, नल वंश का कौन है? नल वंश का रहेगा भवदत्त वर्मा रहेगा ये। उसके बाद क्या है? सरबपुरी। तो सरबपुरी का क्या आ जाएगा? प्रसन्न मात्र रहेगा और पांडु वंश का रह जाएगा तीवरदेव रहेगा। तो इस आधार पे 3 1 4 2 इसका आंसर सही रहेगा, सी नंबर। अगला है, चीनी यात्री हेनसांग ने दक्षिण कोसल की राजधानी के पास किस बौद्ध विद्वान के निवास स्थान के बारे में लिखा है? तो कौन से बौद्ध विद्वान के निवास स्थान के बारे में लिखा है? तो नागार्जुन, नागार्जुन के बारे में लिखा है। यहाँ पर देखते हैं 639 ईस्वी में दक्षिण कोसल की यात्रा की। इसके अनुसार दार्शनिक विद्वान नागार्जुन यहाँ की राजधानी के निकट निवास करता था। इसके लिए संघराम नामक बहुमंजिला इमारत बनाई गई थी। 28वां प्रश्न देखते हैं, राज्य में नल वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? आपको देखना है कि नल वंश का जो संस्थापक है वहाँ कौन था? वरहराज इसका आंसर सही रहेगा। यहाँ पर देखे थे कि वरहराज के बारे में, इन लोगों का जो शासनकाल है वह चौथी से 12वीं शताब्दी के मध्य चला है। राजधानी है पुष्करी जो कि कोरापुट है और इनका जो शासन क्षेत्र है वहाँ पूरे का पूरा दंडकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत फैला हुआ था। अगला है, राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलासतुंग निम्न में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये रहेगा नल वंश रहेगा, है ना, जो विलासतुंग है वहाँ नल वंश से संबंधित है। इसके बारे में देखते हैं कि राजिम शिलालेख से या राजिम अभिलेख के अनुसार 700 से 740 ईस्वी के दौरान लिखा गया है। 7वीं 8वीं शताब्दी के दौरान राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया गया था। अगला है, प्राचीन काल में निम्न में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया है? तो सरबपुरी ने किया है, पांडुवंश ने भी किया है, नलवंश ने किया है, मौखरी ने नहीं किया है, क्योंकि मौखरी जो है हमारे छत्तीसगढ़ का शासन नहीं है, ये दरअसल उड़ीसा से संबंधित वहाँ राजवंश है। दोस्तों 31वां प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। प्रश्न क्या बोला गया है कि फणिनाग वंश शासकों में सबसे अंतिम शासक कौन थे? तो फणिनाग वंश शासक पता है ना, ये कवर्धा जिले के आसपास ही इनका शासनकाल था। तो इसमें से सबसे अंतिम शासक कौन थे आपको बताना है। जैसे गोपाल देव है, मोनिंग देव है, अहिराज है या रामचंद्र देव है। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।